एक गांव में गंगा नाम की एक खूबसूरत औरत रहा करती थी। गंगा का पति गोपाल एक रेलवे स्टेशन में एक कुली का काम करता था, लेकिन गंगा के पति के देहांत के बाद उसकी सास और ननद बेचारी गंगा पर जुल्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। गंगा, अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? देख तो ये तेरी अपशगुनी बेटी कब से रोए जा रही है। अपशगुनी पैदा होते ही बाप को खा गई, अब रो रो कर हमारे सर में दर्द कर दिया है। माफ करिएगा माँ जी, मैं जरा काम कर रही थी, लेकिन इसमें इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? इसने भी तो अपना पिता खोया है। हाय दैया अम्मा, देख रही हो भाई के गुजरते ही कैसे जबान लड़ाना सीख गई है महारानी। सबक ना सिखाया तो दोनों माँ बेटी हाथ से निकल जाएंगी, कहे देती हूँ। हाँ नहीं नहीं मोहिनी बहन, मेरा वो मतलब नहीं था। ठहर जा, अभी मैं बताती हूँ तेरा क्या मतलब था। सास के आगे जबान चलाती है। दोनों माँ बेटी मिलकर बेचारी विधवा गंगा को हमेशा पीटते थे, तो कभी कुछ न कुछ भला बुरा कहकर परेशान करते थे। अपनी बेटी नीलू की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी, इसलिए बेचारी गंगा दर बदर काम के तलाश में भटकने लगी। लेकिन जब कहीं उसे काम न मिला, मजबूरन अपने पति के कपड़े पहनकर गंगा स्टेशन में कुली का काम करने लगी। बाबूजी, बाबूजी, कुली चाहिए क्या? बाबूजी, कुली चाहिए। लेकिन है कहाँ कुली? मैं हूँ ना बाबूजी, मैं सारा सामान उठाऊंगी। अरे इस छोटी सी बच्ची को गोद में लिए तुम कैसे इतने भारी सामान उठाओगी? रहने दो, हम किसी और कुली को पकड़ लेंगे। बाबूजी, आप फिक्र मत करो, मैं बराबर सब सामान उठाती हूँ। ये देखिए। बेचारी गंगा फौरन अपनी बेटी को अपने दुपट्टे से सीने में बांधकर सारा भारी सामान उठा लेती है और स्टेशन के बाहर तक छोड़ती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। वैसे ये कुली का काम क्यों करती हो? जब किस्मत गरीबी और भुखमरी की मार मारता है ना बाबूजी, तो पेट पालने के लिए इंसान सब कुछ करता है। दिन भर की थकी हारी गंगा जब शाम को घर आती है तो उसकी सास ताना मारते हुए कहती है, आ गई महारानी मौज करके। अम्मा, कौन जाने बाहर क्या गुल खिलाती होंगी पीठ पीछे। अपने सास और ननद का इस तरह व्यवहार और ताना सुनकर गंगा को बहुत दुख होता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब कल मुही खड़े खड़े मगरमच्छ के आंसू क्या बहा रही है? जाकर खाना बना दे। रात के 9 बज गए, महारानी को कोई फिक्र नहीं घर के कामकाज की। बेचारी गंगा दिन भर की थकी चूल्हे में खाना बनाकर सास और ननद को खिलाती है, लेकिन राशन कम होने की वजह से उसके लिए बस एक ही रोटी बचती है। वही सूखी रोटी खा के गंगा अपनी बेटी को दूध पिला के सो जाती है और अगली सुबह गंगा को थोड़ा बुखार और सर में दर्द होता है। बावजूद इसके बेचारी गंगा रोज की तरह रेलवे स्टेशन पर अपनी बच्ची को साथ लेके काम पर निकल पड़ती है। तबीयत ठीक ना होने की वजह से गंगा को एक सवारी नहीं मिलती। गंगा काफी परेशान और दुखी थी। तभी उसने मन में सोचा, सुबह से 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई, आज कुछ नहीं कमाया तो मुन्नी को दूध कैसे पिलाऊंगी और घर का राशन कहाँ से आएगा? ये आखिरी ट्रेन है। गंगा, तुझे कुछ तो कमाई करनी ही होगी। तभी एक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट होता है। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 508661 अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचने वाली है। तभी एक परिवार अपना भारी भरकम सामान लिए ट्रेन में चढ़ने के लिए भागता है और वो कुली कुली पुकार रहा होता है। बाबूजी, बाबूजी, आखिरी ट्रेन है, लाइए, मैं आपका सामान रखवाने में मदद करती हूँ। देख लड़की, एक भी सामान छूटना नहीं चाहिए और नुकसान ना हो, नहीं तो एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। जी बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। गंगा अपनी रो रही बेटी को सीने में बांधकर सारा सामान सर पर उठा लेती है और ट्रेन में चढ़ाने लगती है। तभी उसकी साड़ी पाँव में फंस जाती है और सामान गिर जाता है। पैसेंजर को अपने सामान का नुकसान होते देख बहुत गुस्सा आता है और वो गंगा पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी एक भला इंसान राजीव वहाँ आकर उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें एक महिला पर हाथ उठाते हुए, और आप लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। अरे जब सामान उठाना नहीं आता तो कुली का काम क्यों करती हो? अब मेरा नुकसान कौन भरेगा? राजीव अपने पर्स से पैसे निकालकर उस आदमी को देता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। आप ठीक तो हैं?
आपको अपनी बच्ची को लिए इतना भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। साहब जी, पता नहीं कैसे अचानक चक्कर सा आ गया था। आपकी मदद के लिए शुक्रिया बाबूजी। मैं अभी शहर से इस गांव में आया हूँ। मेरी कुछ दिन पहले ही स्टेशन में टिकट मास्टर की पोस्टिंग हुई है। आप बहुत हिम्मत वाली हैं, लेकिन आप एक महिला होकर यहाँ ये काम आखिर क्यों? साहब जी, पति के मौत के बाद मेरी बच्ची और परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। ननद की शादी और मेरी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, सब कुछ मुझ पर है। सच में आप कितनी हिम्मत वाली हो। राजीव गंगा की हिम्मती सोच को जानकर धीरे धीरे उसकी और इज्जत करने लगता है और वो मन ही मन गंगा को पसंद करने लगता है। लेकिन वो कुछ बोल पाए इससे पहले ही गंगा वहाँ से चली जाती है। वहीं राजा नाम का एक बदमाश कुली गंगा की खूबसूरती पर बुरी नजर रखता था। एक शाम जब गंगा अपने घर को लौट रही थी, तब राजा गंगा को परेशान करते हुए उसका पीछा करता है। अरे ओ गंगा रानी, चल चल के तेरे नाजुक पांव थक गए होंगे। तू कहे तो इन सामानों की तरह तेरा भी बोझ उठा लूं। बेचारी गंगा अपनी मजबूरी के कारण सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। लेकिन एक दिन जब राजा और उसके कुछ साथी गंगा को परेशान कर उसका मजाक बना रहे थे, तब राजीव वहाँ से गुजर रहा होता है और वो गंगा को परेशानी में देखकर राजा और उसके दोस्तों को अच्छा सबक सिखाता है और गंगा को अपनी गाड़ी से उसके घर के बाहर तक सुरक्षित छोड़ता है। लेकिन गंगा की ननद मोहिनी ये देख लेती है और मोहिनी ये देखकर गंगा के खिलाफ अपनी माँ को भड़काती है। हाय दैया अम्मा, तुम यहाँ विमला मौसी और उनके बेटे रिंकू की आने की तैयारी कर रही हो और तुम्हारी बहू उनके सामने हमारा मुंह काला करवाने की। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन तुम्हारी बहू ने तो सारे समाज में हमारी नाक कटवा दी है। कान आप सनाब बक रही है, साफ साफ बोल। तुम्हारी बहू रानी गंगा बाहर किसी शहरी बाबू के साथ लंबी गाड़ी में गुलछर्रे उड़ा रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हो गई सारे गांव में थू थू अब तो अम्मा। हाय राम, मुझे पता था कि ये बच्चलन जरूर कहीं न कहीं अपना मुंह काला कराती होगी, नहीं तो इतनी कमाई कहाँ से लाती है। आने दो उसे, आज अच्छा सबक सिखाती हूँ। और फिर जब गंगा अपनी बच्ची के साथ घर आती है। क्यों री, आज कहाँ मुंह काला करा के आई है? तेरी औकात तो कुली की ही है ना, तो कैसे इतना पैसा कमाती है? माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? पति को मरे साल भर ना हुआ और महारानी बाहर शहरी बाबू के साथ इशकबाजी कर रही है। ये बच्ची तो हमारे बिटवा गोपलवा की है ना, या फिर? बस कीजिए माँ जी, कम से कम मुझ पर इतना बड़ा लांछन तो मत लगाइए। रुक, आज मैं तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। सरला गंगा को मारती है और उसे रात भर कुछ भी खाने को नहीं देती है। दूसरे दिन गंगा वैसे ही खाली पेट कुली का काम करने चली जाती है। भैया, एक दूध की थैली उधार देना, मेरी मुनिया भूखी है। मैं आज शाम के वक्त आपको पैसे दे दूंगी। ए लो गंगा बहना, पर ये चोट कैसन लगी बहन? गंगा स्टेशन पर चली जाती है। तभी एक गाड़ी से एक औरत उतरती है। मेम साहब, लाइए, मैं आपका सामान उठा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन 20 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी, मैं कह देती हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं मेम साहब। सामान उठाते ही गंगा की नजर उस औरत के बच्चे पर पड़ती है, जो कि अपना गिरा हुआ खिलौना उठाने के लिए ट्रेन की पटरी पर चला जाता है और दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार से ट्रेन आ रही थी। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे मुन्ना को बचाओ, हट जा वहाँ से, हट जा बेटा। गंगा फौरन बिना कुछ सोचे उस बच्चे की जान बचाने के लिए पटरी पर उतर गई और सही समय पर बच्चे को वहाँ से हटा दिया। बच्चा तो बच गया, लेकिन खुद प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हुए बेचारी गंगा का पैर फिसल गया और उसके सर पर गहरी चोट आ गई। राजीव और वो औरत फौरन गंगा को अस्पताल ले गए। थोड़ी देर बाद जब गंगा को होश आया तो वहाँ राजीव और उस औरत के साथ गंगा की सास और ननद भी खड़ी थी। और तब गंगा को पता चला कि जिस बच्चे की उसने जान बचाई वो कोई और नहीं बल्कि गंगा की सास की मुंहबोली बहन विमला मौसी और उनका बेटा रिंकू है। गंगा की सास और ननद को अपनी भूल और बुरे व्यवहार का एहसास हुआ। उन्होंने गंगा से माफी मांगी। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तुझ पर हमेशा अत्याचार करती रही, तुझे गलत समझा, जबकि तू माँ गंगा की तरह पवित्र है। हाँ भाभी, मैं भी आपकी गुनहगार हूँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। विमला मौसी और राजीव जी ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है
कि आपने हमारे लिए कितने दुख और तकलीफ सही है। राजीव जी आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपसे शादी करना चाहते हैं। माँ और विमला मौसी ने आपकी शादी भी पक्की कर दी है। अब अगर आप हाँ बोल दीजिए तो मुनिया को एक पिता का प्यार मिल जाएगा और मुझे मेरा भाई। अब गंगा भी इस शादी के लिए हाँ कर देती है और थोड़े समय में गंगा और राजीव की शादी हो जाती है। गंगा, अब मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा और तुम सबको हमेशा खुश रखूंगा। गंगा के त्याग और अच्छे कर्म की वजह से एक बार फिर उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ भगवान कभी बुरा नहीं करता।